हेलो दोस्तों, आप सबों का फिर से मेरे यूट्यूब चैनल में स्वागत है। पिछले कुछ वीडियो में कमेंट्स आ रहे थे कि कुछ स्ट्रेटजी वाले वीडियो बनाए जाएं, तो उसी डिमांड के अनुसार दोस्तों मैं आज लेके आ चुका हूं आज कि मैंने कैसे मैथ का मतलब प्रिपरेशन किया, कैसे मैंने मैथ को लेकर क्या मतलब रूटीन फॉलो किया, क्या मैं करता था कि मैं सीजीएल मेंस में 29 सही हुए, एक क्वेश्चन गलत हुआ और भी वो स्टेटमेंट वाला था। मैंने फर्स्ट रिएक्शन में पहली बार में मैंने सही किया था, फिर ओवर थिंकिंग करके लास्ट में आंसर चेंज करने की वजह से वो एक गलत हो गया। और सीएचएसएल में तो पूरा 30 के 30 सही था। तो दोस्तों ऐसे नहीं, ऐसे मैं बहुत सारे एग्जाम में मैं ऐसे ला चुका हूँ पूरा के पूरा नंबर। तो ऐसे क्या वजह है, मतलब मैं क्या किया वो मैं बताने वाला हूँ, और मेरे अनुसार आपको क्या करना चाहिए। तो सबसे पहले तो देखिए कि मैथ क्या है, मैथ का रोल क्या है हमारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम में। कि मैथ, देखिए मैथ एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें यदि आप मेहनत कर रहे हैं ना, यदि आप डेडिकेटेडली मेहनत कर रहे हैं तो ये आपको मतलब यदि आप उसके साथ समय बिता रहे हैं तो वो आपको धोखा नहीं देगा। कहने का अर्थ है कि ये उन लड़कियों की तरह नहीं है, ठीक है ना, जिनके साथ आप कितना टाइम स्पेंड करो, पता चला कल आपसे बेहतर मिलके किसी और के साथ उड़ गई। ऐसे लड़कों के केस में भी हो सकता है कि लड़कियां टाइम स्पेंड करते हैं, लड़के भी उड़ जाते हैं। तो मैं केवल लड़कियों को ही नहीं बोल रहा हूँ। तो कहने का अर्थ है कि ये कोई चेंजेस के अनुसार नहीं है। ये ऐसा चीज है कि लाइक रनिंग, लाइक डूइंग एक्सरसाइज। इफ यू आर डूइंग योर एक्सरसाइज, यदि आप एक्सरसाइज कर रहे हो तो आपका शरीर फिट होगा, नो डाउट, नो डाउट। तो वैसे ही है, यदि आप मेहनत मैथ में काम कर रहे हो ना सही से, तो फिर ये आउटकम देगा। तो इसीलिए इसमें हमेशा कि कोई बच्चा जब प्रिपरेशन करता है तो मैथ में फोकस बहुत ज़्यादा होना चाहिए। यदि कोई भी बच्चा जिसमें मैथ का सब्जेक्ट है और वो उसमें लैग कर रहा है ना, तो फिर वो उसमें थोड़ा सा पिछड़ जाता है। क्योंकि किसी का भी बच्चे, अधिकतर बच्चे जो सिलेक्शन लेते हैं उनका मैथ में बहुत अच्छा स्कोर आ रहा होता है। तो इसीलिए मैथ को ध्यान देना सबसे ज़रूरी बात है, क्योंकि यहाँ आप मेहनत करके वो फल प्राप्त कर सकते हो। और यदि यदि आप चाहते हो कि सिलेक्शन हो जाए, या फिर देखिए ऐसे बात नहीं है कि किसी का मैथ अच्छा नहीं है तो उसका सिलेक्शन नहीं होता है। मतलब कुछ रेयर केस होते हैं जिनका मतलब कोई ऑर्डिनरी नंबर आ गया, मतलब इंग्लिश में कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आ गया, चलो इंग्लिश में तो नंबर आ जाता है। कहीं कभी कभी किसी का दिन सही होता है तो जीके में नंबर आ जाता है। तो मैं ये नहीं कहता हूँ कि मतलब किसी का मैथ है सही नहीं होगा तो मतलब उसका सिलेक्शन नहीं होगा, होगा, होता है, होता है, वो रेयर होता है। लेकिन मोस्ट ऑफ द केसेस क्या होता है, जिनका मैथ अच्छा है उन्हीं का अधिकतर होता है। और यदि आप मान लिए आप सिलेक्शन ले भी गए मैथ के बिना बिना मैथ किए, तो आपको वो डिजायर पोस्ट कि आपको कौन सा पोस्ट चाहिए और वो भी कौन से लोकेशन पे चाहिए, वो चीज़ तो आपको नहीं मिलना है। यदि आपको डिजायर पोस्ट और डिजायर लोकेशन लेना है तो आपको मैथ को अपना मास्टर बनाना ही पड़ेगा, मैथ पे मास्टरी करनी ही पड़ेगी, वरना कोई दूसरा ऑप्शन नहीं है। उसके बिना मैथ मैथ के बिना सोचना भी असंभव है। लेकिन देखो, लेकिन आज जो एसएससी का जो पैटर्न है, मतलब पिछले 2-3 सालों से जो एसएससी का पैटर्न बनाया है ना, तो यदि उसमें आप देखो ना, तो आप किसी भी मतलब किसी भी सब्जेक्ट को आप सर पे नहीं चढ़ा सकते हो। कहने का अर्थ है कि आप किसी भी एक चीज़ पे आप ध्यान नहीं दे सकते हो, ठीक है ना। जैसे कि आप कुछ कुछ बच्चे होते हैं ना कि नहीं मुझे तो दिन भर पढ़ना ही है रूम में बंद होके। नहीं यार, अब एक मल्टी डायमेंशनल हो गया है। आपको पढ़ाई भी करना है, आपको बाहर भी जाके सोशल नॉलेज भी लेना है, आपको एक्सरसाइज भी करना है, आपको बॉडी भी बिल्ड करना है। उसी प्रकार है आप इस बार इस पिछले 2 सालों से जो पैटर्न आया उसमें आप किसी भी एक सब्जेक्ट को ज़्यादा वैल्यू नहीं दे सकते हो, ज़रूरत से ज़्यादा। हाँ, उतना तो वैल्यू दो, उतना तो इज्जत करो ही जितना वो डिजर्व कर रहा है, वरना वो कोई भी सब्जेक्ट आपको उठा के फेंक देगा। कोई भी सब्जेक्ट, चाहे वो कंप्यूटर ही क्यों ना हो। तो किसी की उपेक्षा नहीं कर सकते हो, आप किसी भी सब्जेक्ट की उपेक्षा नहीं कर सकते हो, और किसी भी सब्जेक्ट को सर पे नहीं चढ़ा सकते हो यार हम तो इसे दिन भर पढ़ेंगे, यार हम तो इसे पढ़ेंगे ही नहीं। आप किसी को इग्नोर करके नहीं चल सकते हो। तो आपको बस प्रॉपर अटेंशन देना है।
लेकिन उससे अटेंशन में भी आपको ये ध्यान रखना है कि मैं इस पे इतना अटेंशन दे रहा हूँ, इस पे इतना अटेंशन दे रहा हूँ, इस पे इतना अटेंशन दे रहा हूँ। मैं जिस पे जितना अटेंशन देने के बाद में कितना आउटपुट पा रहा हूँ उसके अनुसार देखना है। यदि आप मैथ में अटेंशन दे रहे हैं, जितना आप समय देंगे उसके अनुसार आपको नंबर मिलेगा। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आप 4 घंटा 5 घंटा मैथ पढ़ने बैठ गए, ठीक है ना। यदि आप कोई वर्किंग प्रोफेशनल है तो आप 2 घंटा मैथ पढ़िए, दैट्स एनफ। आप कोई नॉन वर्किंग है तो आप 3 घंटा, 3 घंटे से ज़्यादा पढ़ना ही नहीं है यार। 3 घंटे से कम पढ़ो चलेगा, लेकिन 3 घंटे से ज़्यादा नहीं पढ़ना है, अपना समय वेस्ट नहीं करना है। हाँ, यदि आप शुरुआती फेज में हैं, आपको कुछ भी नहीं हुआ है, तो आप कर सकते हैं। लेकिन एक बार जब आपका मतलब पूरा सिलेबस क्लियर हो चुका है, तो आप मतलब जब आप रिवीजन के दौर में होंगे ना, आप 3 घंटा तो मैक्स टू मैक्स 3 घंटा दीजिए। 3 घंटे से ज़्यादा देने का कोई मतलब नहीं है जब आपका पूरा कोर्स हो चुका है, सब एक बार कर चुके हैं। स्टार्टिंग फेज में तो आपको थोड़ा समय देना पड़ेगा, वो लग सकता है, मैं उस समय मना नहीं कर रहा, लेकिन जब हो चुका है तब उससे ज़्यादा नहीं दे सकता हूँ। और बाकी रहा इंग्लिश, इंग्लिश भी वही 1 घंटा ग्रामर, 1 घंटा वोकैब, बाकी 1 घंटा प्रैक्टिस। वैसे ही शुरुआत में तो समय लगेगा, मैं शुरुआत को लेकर मैं बात नहीं कर रहा हूँ कि कोई बच्चा ऐसे मतलब मान लो अभी शुरुआत कर रहा है, अब उसे तो थोड़ा समय लगेगा यार, 2 घंटा 4 घंटा भी लग सकता है। तो वो तो उसके पास जितना समय है उसके अनुसार वो दे सकता है, वो बांट सकता है कि नहीं मैं पहले मैथ करूँगा, पहले मैं इंग्लिश करूँगा, वो तो शुरुआत वाली बात अलग है। लेकिन जब एक बार हो चुका है तो अब रिवाइज करने में बहुत ज़्यादा समय नहीं दे सकते हो किसी भी हर सब्जेक्ट को। मतलब मैथ को 3 घंटा दिए, इंग्लिश को 2 घंटा दिए, रीजनिंग को 1 घंटा बहुत हुआ, आधा घंटा से भी रीजनिंग चल जाएगा। रीजनिंग के लिए आप आधा घंटा भी दे सकते हो, बाकी आप जीके के लिए दे दो, जीके के लिए 2-3 घंटा दे दिया। देखिए 3 घंटा मैथ के लिए, 3 घंटा इंग्लिश के लिए, और 3 घंटा जीके के लिए, और 1 घंटा रीजनिंग के लिए, कितना हुआ 10 घंटा हुआ। ये ज़्यादा पढ़ाकू वाले बच्चों के लिए, और जो कम पढ़ते हैं उनके लिए 2 घंटा मैथ्स, 2 घंटा इंग्लिश, ठीक है, आधा घंटा रीजनिंग, फिर जो बाकी बचे समय वो क्या है, वो है तेरे आपके जीके के लिए, ठीक है ना। फिर उसके बाद मॉक टेस्ट वगैरह वो अपने जगह पे हैं, वो तो आपको देना ही पड़ेगा। इनके अलावा मॉक टेस्ट देने के बाद भी आपको इतना रिवाइज करना पड़ेगा, तब जाके होगा। मतलब चीज़ें वैसी होंगी जैसे आप चाहोगे, वरना सिलेक्शन तो हो सकता है, उसके बिना भी सिलेक्शन हो सकता है। मैं ये नहीं कर रहा कि सिलेक्शन नहीं होगा, बट देखिए सिलेक्शन लेना और अपनी इच्छा अनुसार अपनी जगह पोस्ट लेने की बात ही एक अलग होती है। और यदि अब देखा जाए कि मैं एक एक एग्ज़ाम को लेकर चलता हूँ कि मैं हर एग्ज़ाम का मतलब क्या सिनारियो है। देखिए एमटीएस का जो अब एग्ज़ाम है, जब से ये नया पैटर्न आया है तब से तो मैथ का खेला ही ख़त्म हो गया है। पहले क्या था कि मैथ और रीजनिंग डिसाइड करता था कि सिलेक्शन किसका होगा, बट अब डिसाइड कर रहा है इंग्लिश, कि जिसका इंग्लिश बेहतर है, जिसका इंग्लिश बेहतर है वो एसएससी एमटीएस क्रैक कर ले जाएगा। वो कैसे? क्योंकि जो इंग्लिश का है ना, इंग्लिश इज इक्वल टू मैथ। आप इंग्लिश में भी पढ़ाई करते हो तो आपका नंबर आना श्योर है। मतलब आप एक बार ढंग से यदि इंग्लिश कर लेते हो तो आपका नंबर कटेगा नहीं, आप पूरा का पूरा स्कोर कर सकते हो। लेकिन जीके का क्या है कि आप मेहनत कितनों करो, ये महासागर है। इंग्लिश और मैथ का क्या है, सोर्स लिमिटेड है। और ये जो जीके जो है ना, ये महासागर है, आप जितना भी डुबकी लगाइए अंदर घुसते चले जाइएगा। तो बात ये है कि जीके को भी ध्यान देना है, इंग्लिश को भी ध्यान देना है। पर यदि कोई भी बच्चा जो एमटीएस का, केवल एमटीएस का प्रिपरेशन कर रहा है, वो ज़्यादा समय इंग्लिश को देगा, और यदि उसका इंग्लिश बेहतर हो चुका है तभी वो अपना ध्यान मतलब बहुत ज़्यादा जीके की ओर शिफ्ट करेगा। तो यदि किसी का मतलब क्या है कि एमटीएस में एमटीएस ही करना है, तो वो क्या करे। देखिए मैथ और रीजनिंग में क्या है, मैथ और रीजनिंग में यदि देखा जाए तो 20-20 क्वेश्चन मिलते हैं। अब 20-20 क्वेश्चन के लिए 45 मिनट समय रहता है, और आपको ये बस क्वालिफाइंग है, क्वालिफाइंग नेचर का है। अब क्वालिफाइंग नेचर का है, ठीक है, क्वालिफाइंग नेचर का आपको, यदि आप जनरल कोटा से हैं, ठीक है, तो उसके लिए आपको कितना लाना पड़ेगा, 30% लाना पड़ेगा। तो 20 का 30% कितना हुआ, 3 दूना 6, 6 क्वेश्चन। तो 6 क्वेश्चन आप यदि डेली 1 घंटा पढ़ते हैं ना, डेली 1 घंटा मैथ पढ़ते हैं, तो भी आपका 6 क्वेश्चन बन जाएगा। और यदि आप ओबीसी हैं तो आपको 5 क्वेश्चन बनाने की जरूरत है, कोई नेगेटिव मार्किंग है नहीं, कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है, तो ये क्वालिफाई करना बहुत आसान है आपको। यदि आप कोई भी एमटीएस का तैयारी कर रहे हैं ना, तो आप 1 घंटा तो मैथ पढ़िए, 1 घंटा मैथ पढ़िए, 1 घंटा मैथ,
ठीक है, घंटा चलो यहाँ मैं आवर लिख देता हूँ। तो 1 घंटा मैथ पढ़िए, उसके बाद आप आधा घंटा रीजनिंग देख लीजिएगा। उसके बाद बस इतना ही, 1.5 घंटे ही इतना देना है। उसके बाद आपका जो भी समय होगा, सबसे पहले आप जो है ना, सबसे पहले आप इंग्लिश को मास्टर कीजिए। चाहे आप हिंदी बेल्ट से हो, चाहे आप इंग्लिश बेल्ट से हो, सबसे पहले आप इंग्लिश को बेटर कीजिए। क्योंकि मैं इसलिए बोल रहा हूँ हिंदी बेल्ट वालों को भी, आप देखिए जीके आप कितना पढ़िए, ठीक है ना, जीके आप कितना पढ़िए, यदि आपका दिन रहेगा तो आप स्कोर कर ले जाओगे। लेकिन इंग्लिश में क्या है कि आप एक बार ढंग से काम कर लो, एक बार आप ढंग से काम कर लो, उसके बाद आपको ये पूरा पूरा उसका मतलब नतीजा देगा, मेहनताना देगा। तो इंग्लिश वैसे है, मैं बताता हूँ आपको। मैं जब पहली बार एसएससी एमटीएस का एग्ज़ाम दिया था, वो कब दिया था, मैं 2018 या 19 में दिया था, मुझे उतना एग्जैक्टली याद नहीं है। मेरा क्या था कि मैं माइनस में स्कोर किया था, माइनस माइनस 4 या 5 या इससे भी ज़्यादा था। मुझे एग्जैक्टली नहीं पता, बट इतना पता है कि मेरा माइनस में है। बट आपको यकीन नहीं होगा या नहीं होगा उसे मुझे नहीं पता, बट मैं कई एग्जाम में, प्री में तो मैं 25/25 कितने एग्जाम में सही कर चुका हूँ। साथ ही साथ इस बार सीजीएल मेंस में भी मैंने इंग्लिश में 135 आउट ऑफ 135 मैंने बनाया है। तो अब देख सकते हो, यदि, और मैं प्रॉपर हिंदी बेल्ट का हूँ। जब मैंने इंग्लिश पढ़ाई करना शुरू किया था ना, मुझे कुछ नहीं आता था, कुछ भी नहीं आता था, कुछ भी नहीं आता था। और मैंने क्या किया, देखिए मैं माइनस से लेकर मैंने फुल स्कोर तक किया। तो यदि मैं कर सकता हूँ ना, तो आप भी कर सकते हो। यदि आपको इंग्लिश का डिटेल वीडियो चाहिए तो अगले वीडियो में आ जाएगा। लेकिन मैं ये आपसे बताना चाहता हूँ कि जब यदि आप एमटीएस का प्रिपरेशन कर रहे हो, अब हिंदी बेल्ट से हो, तो सबसे पहले हिंदी बेल्ट वालों का क्या होता है कि यार उनका जीके बहुत तगड़ा होता है, ठीक है ना। तो जीके तगड़ा होता है, उसकी वजह से थोड़ा इंग्लिश को लोग ध्यान नहीं देते हैं। लेकिन इंग्लिश को आप पहले ध्यान दो, फिर उसके बाद जीके को तो करना है। जीके तो आपका मजबूत कड़ी है ही, लेकिन आपको सिलेक्शन देगा इंग्लिश। जीके देगा, जरूर देगा, लेकिन इंग्लिश ज़्यादा रोल प्ले करेगा। तो खैर, इसमें मैंने मैथ को बता दिया कि मैथ में करना क्या है। बस 1 घंटा करना है, उससे ज़्यादा नहीं, उससे ज़्यादा ये डिजर्व भी नहीं करता है। और इसके लिए कौन सा बुक होगा वो भी मैं बता देता हूँ। इसके लिए आप बुक लीजिएगा, आर एस अग्रवाल का एक बुक आता है, वो एस चंद का आता है, एस चंद पब्लिकेशन का, आर एस अग्रवाल का वस्तुनिष्ठ अंक गणित करके आता है, या ऑब्जेक्टिव मैथ फॉर कॉम्पिटिटिव एग्जाम, इंग्लिश वर्जन में और हिंदी में ये आता है। बस इसको आप पढ़िए, रिवाइजन कीजिए, 1 घंटे से ज़्यादा नहीं पढ़ना है। ये एमटीएस वालों के लिए हो गया। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब आते हैं सीजीएल और सीएचएसएल, जो एसएससी के मुख्य आकर्षण बिंदु होते हैं। अब सीपीओ को भी ले सकते हैं इसी के साथ। तो देखिए, सीजीएल हो, सीएचएसएल हो, सीपीओ हो, जो भी हो, सीएचएसएल और सीजीएल का, सीपीओ का मैं, क्योंकि मैंने सीपीओ का एग्जाम कभी नहीं दिया है, तो मैं उसके बारे में नहीं बोल रहा हूँ। इसके बिना तो आप मतलब क्या कहें, ये तो आपका दिल और धड़कन है, इसके बिना कुछ भी नहीं होगा। इसके बिना आप सिलेक्शन लेने के आप यदि सोच रहे हैं ना, तो वो बस दीवा स्वप्न से साबित होगा आपको। हाँ, वही मैं बोल रहा हूँ कि सिलेक्शन किसी प्रकार से कभी कभी हो भी जाता है, बट वो वही बात हो जाती है कि वो नहीं मिलेगा आपको। मिनिमम जैसे प्री में कम से कम मतलब 22 तो करने ही चाहिए, मतलब ये एटलीस्ट ये गुड माना जाता है, कम से कम 22 तो सही। आप 22 से ज़्यादा कितनों करें ये आपके ऊपर डिपेंड करता है, कम से कम 22 तो चाहिए। और मतलब कम से कम यदि अलावा भी होगा ना, मतलब खुद के लेवल पे मैं बोल रहा हूँ, आपको कोई रोकेगा तो नहीं, आप कम भी करोगे तो कम से कम 20 तो आपको सही होना ही होना है। लेकिन आप यदि अच्छा स्कोर करना चाहते हैं तो 22+ तो आपका होना ही चाहिए, 22+ होना ही चाहिए। मॉक में भी 22+ होना ही चाहिए। और 20 से कम तो किसी प्रकार से स्वीकार नहीं किया जाएगा मैथ में। खुद को आप कभी भी स्वीकार मत कीजिएगा 20 से कम। और यदि किताब का बात किया जाए तो मतलब किस किताब से प्रैक्टिस किया जाए, मतलब क्या किया जाए, मतलब इतना लाने के लिए क्या किया जाए, किस चीज़ का सहारा लिया जाए। तो देखिए, सबसे पहले जो बात है कि कौन सा किताब, सबसे पहले तो आप कोई भी एग्जाम दो, पीवाईपी आपके लिए सबसे बेस्ट है। पीवाईपी से बेस्ट कंटेंट आपको कहीं नहीं मिलने वाला है। आप किसी भी टीचर के पास चले जाओ, आप किसी भी मतलब अच्छा से अच्छा पब्लिकेशन का बुक ले लो, कुछ भी ले लो, पीवाईपी से बेस्ट सॉल्यूशन कुछ भी नहीं है। तो सबसे पहले आपको क्या करना है कि आप किसी भी पब्लिकेशन का औंधे मुंह उठा लेना है पीवाईपी,
उसके बाद पहली बार तो एकदम आराम आराम से करना है भाई, खेल खेल से करना है। आप 2 तरीके से, 3 तरीके से, 4 तरीके, आप जितने तरीके से बना सकते हो क्वेश्चन को उतने तरीके से बनाओ, ठीक है। फिर दोबारा भी पूरा फुल बनाना है, 2 बार आपको पूरा बनाना है, ठीक है। उसके बाद ठीक है, दूसरी बार में आप उन क्वेश्चंस को स्टार मार्क कर देना, ठीक है, जिन क्वेश्चन ने आपका समय ज़्यादा लिया है, ठीक है, जिन क्वेश्चन ने आपका समय ज़्यादा लिया है, और जो क्वेश्चन आपको आपका औकात दर्शा देती है। कहने का अर्थ है कि बार बार वो आपके दिमाग को चाट लेती है। तो जो आपसे ज़्यादा समय मांगे या जो आपको अपना औकात दर्शन कराए ना, उसे आप भाई एक तमगा पहना देना, एक स्टार लगा देना, भाई लो भाई तुझे थोड़ी सी हम इज्जत दे देते हैं, ठीक है। तो उसमें आप एक स्टार लगा दोगे। फिर क्या करोगे, फिर अब अगली बार प्रैक्टिस करोगे, उसमें सिर्फ आप स्टार वाला को ही प्रैक्टिस करोगे, ठीक है, स्टार वाला को ही प्रैक्टिस करोगे। जो इसमें भी उन घमंडी लड़कियों की तरह बिहेव करे जो खुद को मतलब मिस वर्ल्ड समझती हैं, लड़का पीछे पड़ा हुआ है। ये मैं नहीं कहना चाहूँगा, ये गलत बात है। ये लड़के भी होते हैं, ऐसे नहीं होते कि केवल लड़कियां ही होती हैं, लड़के लड़कियां दोनों भी होते हैं। मतलब कुछ कुछ का बहुत ही मतलब ईगो बहुत ज़्यादा हर्ट हो रहता है। मैं इसमें कोई रिलेशन नहीं है, बस मैं बीच बीच में आपको एंटरटेन करने के लिए बोल रहा हूँ। इसमें कोई भी नहीं है, वो तो पर्सन टू पर्सन डिपेंड करता है। और ठीक है, तो इसको कोई लेना देना नहीं है, आप कोई इसमें नेगेटिव नहीं लीजिएगा। ये बस मैं आपको बस दिल बहलाने के लिए कर रहा हूँ। तो जो ये इसको फिर जो दूसरी बार में भी मतलब थोड़ा सा आपको लगे यार ये तो टफ है, ये बहुत ही ज़्यादा समय ले रहा है, उसको आप डबल स्टार लगा दो। फिर आगे क्या करोगे, ठीक है ना, ठीक, ये तो हो गया। जो नहीं आ रहा है वो ये कर लिए, ठीक है। आप पहली बार एक बार 2 बार आप पूरा बना लिए, फिर जो हार्ड लगा या समय लगा स्टार मार दिए, फिर केवल स्टार वाला को सॉल्व किए। स्टार वाला में जो भी हार्ड लगा उसे आप डबल स्टार कर दिए। इसी प्रकार डबल स्टार ट्रिपल स्टार अपने अनुसार आप लेवल लगाते रहिए, ठीक है। और जो समझ में ना आए, ठीक है ना, उसको पहली बार तो आप दिमाग लगाइए यार, कि मतलब जितना भी समय लगे पहली बार आपको हिचकिचाना नहीं चाहिए। तुरंत आप सॉल्यूशन की तरफ कभी नहीं भागना चाहिए हमें, तुरंत कि नहीं यार क्वेश्चन देखे थोड़ा समझ में नहीं आ रहा है। जब भी आप मैथ बनाया ना पहली बार, तो आप तुरंत सॉल्यूशन की ओर कभी मत भागिए, आप उससे लड़िए, आप उससे लड़िए, लहूलुहान होइए, घायल होइए, तब आपको वो आपके दिल में अंदर से बैठ जाएगा। तब अंदर से आवाज़ आएगी, अंदर से मतलब क्या हुक उठेगी। तो वो चीज़ है कि आप खुद से ट्राई कीजिए। सबसे पहले टाइम कितना लगे, पहली बार आपको टाइम का लेकर लेना ही नहीं है कि मतलब 2 घंटा 3 घंटा 4 घंटा। आप कभी मत ये सोचो कि मतलब मैं 2 घंटा में 10 ही क्वेश्चन बनाया, नहीं यार 10 क्वेश्चन बनाया मैं 4 प्रकार से, 10 क्वेश्चन है नहीं 40 क्वेश्चन, दैट्स इट। कि मतलब एक क्वेश्चन को 4 5 6 जितना तरीके से आप बना सकते हो उतना तरीके से बनाओ, और आराम आराम से बनाओ, कोई एक बकाने की जरूरत नहीं, उससे खेलो, क्वेश्चन से खेलो, लड़ो, लहूलुहान हो जाओ, ठीक है। तो और जो फिर भी बहुत ज़्यादा समय देने के बाद भी यदि समझ में ना आए, तो फिर उसे आप जाके किसी टीचर का पहले फिर सपोर्ट ले लो, और बस उसी पार्टिकुलर वीडियो को देख लो और वो कॉन्सेप्ट समझ लो, सिंपल। तो सबसे पहले ये नहीं कि मतलब मैं क्वेश्चन बना रहा हूँ मुझे नहीं आता है, मैं तुरंत यूट्यूब देख लिया, ये क्वेश्चन बना रहा हूँ मुझे नहीं आता है मैंने तुरंत सॉल्यूशन देख लिया। ये सबसे गलत बात है, ये आपके माइंड को कभी एक्टिव होने ही नहीं देगा। ये तो उसी प्रकार है कि मतलब मेरा मतलब कुछ भी हुआ, टेंशन हुआ, दिल टूटा या कुछ भी हुआ, जाके मैंने शराब पी लिया। इससे में आपका माइंड का मतलब कभी डेवलपमेंट नहीं होगा, आपका माइंड कभी मतलब स्ट्रेंथ नहीं पाएगा। तो आपको यदि चाहिए कि नहीं मेरा मेंटल स्टेबिलिटी बढ़े, तो आपको उस समस्या को झेलना पड़ेगा, तभी जाके आपका मेंटल लेवल अप होगा, ताकि आप उससे भी बड़े चैलेंज को बस आगे में डील कर सकते हो। लेकिन आप यदि समस्या आते ही यदि आप तुरंत मतलब उसके लिए आप कुछ किसी और राह पे चले जाएंगे, तो फिर वो आपका मन हमेशा भागता रहेगा क्वेश्चन से, ठीक है ना। तो जिस क्वेश्चन का मतलब फ्रीक्वेंसी ज़्यादा आया है, फिर उसके बाद देखोगे पीवाईपी में जिसका जो मतलब फ्रीक्वेंसी देख रहे हैं यार ये तो बहुत ज़्यादा बार आ रहा है, बार बार आ रहा है, ठीक है। और एक चीज़ देखना जो मतलब जो टाइम ज़्यादा लेता है, ठीक है, कि आप लगे यार ये चीज़ ना ज़्यादा बार आ भी रहा है और टाइम ज़्यादा ले रहा है, तो उनको क्या करना है कि आपको बार बार रिवाइज करना है, ठीक है। उसके बाद यदि आप बना सको ना, तो खुद समझ कर क्वेश्चन को समझ कर खुद अपने आप से मतलब ट्रिक्स बनाओ यार, अपने आप से 100 ट्रिक बनाओ। जब आप अंदर से समझ जाओगे ना चीज़ों को, जब खुद से लड़के यदि आप बाहर निकलोगे ना,
शॉर्ट ट्रिक्स खुद ब खुद निकल जाएगी आपके अंदर से। किसी और का शॉर्ट ट्रिक क्यों रटना? जो मैं बनाया हूँ शॉर्ट ट्रिक मैंने खुद अपने अंदर से निकाली है, मैंने किसी से सीखी नहीं है, मैंने खुद लड़ लड़ के एक एक क्वेश्चन से लड़ के मैंने खुद बनाया है। तो उस प्रकार से आप भी मतलब ट्रिक्स बना सकते हो। उससे क्या होगा, जब आप खुद बनाओगे ना ट्रिक्स, आप कभी कंफ्यूज नहीं होगे। आप यदि किसी और का शॉर्ट ट्रिक सीखोगे ना, आप एग्जाम में कंफ्यूज हो सकते हो। हालांकि मैं आपको कहानियों की तरह बताता हूँ, उसमें भी कंफ्यूजन होने का बहुत कम चांस है, लेकिन उसके भी सबसे बेहतर है कि खुद का, यदि आपका खुद का जो चीज़ है ना, उससे बेहतर और कुछ भी नहीं होता। फिर चलिए, अब क्या हुआ कि चलो वो तो बात था कि जो पहली बार किया। अब क्या है कि मतलब ठीक है भाई, अब मैंने पीवाईपी भी लगा लिया 2 बार, फिर मैं रिवाइज भी कर लिया, सब कुछ हो गया। अब क्या करूं? देखिए दोस्तों, ये अब समय है एक्चुअल रिवीजन का और मॉक मारने का, ठीक है। अब क्या करना है कि आपको ये नहीं करना है कि मतलब कि आप जा रहे हो और मतलब सिर्फ फिर वही पीवाईपी आप शुरू से अंत, शुरू से अंत इस साइकिल लगा रहे हो। हमने मतलब फर्स्ट चैप्टर, सेकंड चैप्टर, थर्ड चैप्टर, इस प्रकार शुरू से अंत, शुरू से अंत, शुरू से अंत, ये नहीं करना है भाई। इस चक्कर में आप ना फंस जाओगे, आपको कुछ नहीं होगा। आपको पता है, एक बार जब आप पीवाईपी लगाने जाओगे फर्स्ट चैप्टर से लास्ट चैप्टर आने में आपको मतलब 2 महीने लग जाएंगे भाई। ठीक है, आपके पास समय भी कितना है, आपको मॉक भी देना है, मॉक का एनालिसिस भी करना है और भी पढ़ना है। तो जब एक बार आपको पूरा हो जाए, 2 बार आप मैथ कर लो, फिर उसके बाद स्टार क्वेश्चन वालों कर लो, सब कुछ कर लो, तो फिर अब जब रिवीजन का दौर आता है ना, जब रिवीजन का दौर आता है तो आपको क्या करना है, आपको उन्हीं क्वेश्चंस को करना है। देखिए उसके बाद क्या करना है कि ये चीज़ देखना है कि कौन सा क्वेश्चन है जो मतलब डबल डबल आ रहे हैं, उनको सबसे पहले आपको क्रॉस करना है। जो बार बार एक ही टाइप का क्वेश्चन आ रहा है उन्हें हटा देना है, आपको नंबर ऑफ क्वेश्चन लेस करना है। फिर आपको जानते यार ये तो बहुत बड़ा सा आसान है, उसको आपको गोल घेरा कर देना है। उसको हमेशा आपको नहीं बनाना है, आपको हमेशा नहीं बनाना है। यदि आप 3 बार, मान लिया आप 2 महीने में 3 बार प्रैक्टिस किए, ठीक है ना, तो उसमें से एक बार उसे बनाना है, बाकी और दोनों को 3 बार, 2 बार बनाना है। तो इस प्रकार से है, तो ताकि आप उन क्वेश्चन को थोड़ा कम प्रैक्टिस करो, अब बाकी उसमें ज़्यादा, ठीक है। लेकिन ये मत बोलिए कि नहीं, ये मत बोलिए कि नहीं यार ये क्वेश्चन तो बड़ा सा आसान है, मैं इस क्वेश्चन को छोड़ के चलता हूँ। कितनों आसान क्वेश्चन रहे दोस्त, मन में डाउट पैदा हो जाता है और मन तुरंत भूल जाता है। तो आसान से आसान क्वेश्चन रहे, ये मुझे आता है बोल के आप उसको रिवाइज करना कभी मत छोड़ना, क्योंकि आसान क्वेश्चन ही आपको फिर धोखा दे सकता है। फिर आप पछताओगे, यार इतनी से आसान सा क्वेश्चन था, मैंने बना नहीं पाया। तो कभी भी, हाँ आसान क्वेश्चन है ठीक है, उसका नंबर ऑफ फ्रीक्वेंसी कम कर दो, नंबर ऑफ फ्रीक्वेंसी कम कर दो, लेकिन अभ्यास करना। कितनों छोटा से छोटा क्वेश्चन भी रहे ना, तो उसका आप प्रैक्टिस किया करो। उससे क्या होगा, आपका रिएक्शन फर्स्ट होगा, और वहाँ से जो आपका समय बचेगा ना, वहाँ से जो आपका समय बचेगा, उस समय को आप उन हार्ड क्वेश्चंस को बनाने के लिए दे सकते हो। और यदि आप आसान क्वेश्चन है बोल के आप यदि प्रैक्टिस करना छोड़ दोगे ना, तो उस आसान क्वेश्चन आपका वो समय ले जाएगा जो आपको बचेगा नहीं, और आप में लास्ट में आपका कोई मतलब हार्ड क्वेश्चन बनेगा नहीं। तो ये चीज़ें हैं कि आसान क्वेश्चन को भी छोड़ना नहीं है, ठीक है। जो रिपीटेड है उसको गुना मार दो, और जो आसान है उन्हें गोल मार दो, ठीक है। दूसरों को 2 बार करोगे तो इन्हें 1 बार करना, बस सिंपल सा बात है। और पूरा किताब तो आप पढ़ नहीं सकते हो। उसके बाद जब आप मॉक मार रहे होगे ना, जब आप मॉक मार रहे होगे तब आपको समस्या आएगी, ठीक है, कि नहीं यार मेरा यहाँ से नहीं बन रहा है, मुझे यहाँ से नहीं बन रहा है, यहाँ से नहीं बन रहा है, ठीक है। और यदि ऐसा है कि नहीं मेरा सब बन रहा है, तो फिर उसके बाद देखना यार कि कहाँ टाइम ज़्यादा लग रहा है, किन क्वेश्चन में टाइम ज़्यादा लग रहा है। आपको उस पार्टिकुलर चैप्टर में जाना है और उसके मतलब 200, 300, 400 क्वेश्चन लगा देना है, जैसे आपका वो समस्या रहेगा। यदि आप देखो नहीं इस चैप्टर से मेरा बार बार नहीं बन रहा है, ठीक है, तो आप उसका 200, 300 क्वेश्चन लगा दो आके उसी चैप्टर का। फिर यदि आप लगेगा नहीं यार इसमें मेरा बन तो रहा है, थोड़ा टाइम लग रहा है, 100 क्वेश्चन मार लो। ऐसे ही है कि आपको फिर से जब रिवीजन का दौर होगा ना, पूरा क्वेश्चन बार बार शुरू से अंत नहीं जाना है। यदि आप वैसे करते रहोगे ना बच्चा, तो क्या होगा कि आप उस साइकिल में फंस जाओगे, और पता चला एक बार रिवीजन होते होते मैंने उधर शुरू का भूल गया। वैसे नहीं होना है, ठीक है। तो आप उसी पार्टिकुलर चैप्टर का रिवाइज करोगे, प्रैक्टिस करोगे, जिसको बन नहीं रहा है, ठीक है। बाकी रिवीजन का वो तो रहेगा ही, एक जनरल रिवीजन का साइकिल भी चलते ही रहना चाहिए, ठीक है। कि आपको नहीं, आपको आप लग रहा है कि क्या करें, मतलब मेरा तो मॉक में नंबर भी सही आ रहा है, मतलब सब बन रहा है, मेरा टाइम भी मतलब कम लग रहा है, तो अब क्या करें, तब हम कैसे रिवाइज करें। तब क्या है कि तब हाँ आप साइकिल बना सकते हो फिर, हाँ फिर उसमें आप देखना कि कौन सा ज़्यादा है, उसके अनुसार कब कर लेना।
अब जब उतना बेहतर स्थिति में पहुंच जाओगे तो फिर मुझे उसके आगे बताने की कोई आवश्यकता ही नहीं है। ठीक है। फिर उसके बाद ये चीज़ देखना, मैंने अब यार ठीक है मैंने प्रैक्टिस कर लिया, मेरे क्वेश्चंस बन रहे हैं। अब मैं एक चीज़ है कि यार मेरा टाइम थोड़ा सा ज़्यादा लग रहा है, अब मैं क्या करूँ? तो यदि टाइम लग रहा है ना तो आप उसको ना क्या करोगे कि आप उसको बनाने के मतलब जल्दी कैसे बनाएं, आप कैसे जल्द से जल्द आंसर निकाल पाएँ, वो सब चीज़ें भी मैं बताऊंगा। लेकिन उसके लिए क्या है कि आपको ऑप्शन से आंसर बनाना भी आना चाहिए। मतलब उसके लिए आपको तरह तरह से एक क्वेश्चन को बनाना सीखना पड़ेगा। ठीक है। और कभी आप मतलब क्वेश्चन का जो डिमांड रहेगा, क्वेश्चन का डिमांड रहेगा और जो हमारे पास डाटा रहेगा उस अनुसार हमें उस क्वेश्चन, देखिए एक मैथ का क्वेश्चन आप क्या बोलेंगे, 4 5 6 7 आदमी तो बोलते हैं 1000 तरीके से भी बना सकते हो, तो बना सकते हो। तो आपको देखना है कि ये मेरा क्वेश्चन है, ठीक है, मुझे ये निकालने के लिए कहा गया है। तो मैं इंसिस्ट नहीं करूँगा यार मैं इसे तो ऐसे ही बनाऊंगा, मैं तो इसे बेसिक से ही बनाऊंगा, नहीं मैं इसको इस तरह से ही कराऊंगा, नहीं कभी शॉर्ट ट्रिक से बनाऊंगा, नहीं यार। हर क्वेश्चन का डाटा के अनुसार, कौन सा डाटा दिया है हमारे पास डाटा क्या अवेलेबल है उसके अनुसार हमें चुनना होगा कि नहीं हम यार मैं किस तरीके से बनाऊँ तो ये सही मतलब कम से कम समय लगा। तो वो चीज़ें आपको देखनी पड़ेगी। फिर उसके बाद जैसे डाटा रहेगा क्वेश्चन का उसके अनुसार आपको अप्रोच बदलना पड़ेगा, ताकि मतलब आप कम से कम समय पे अपने गंतव्य तक पहुंच सको। ठीक है ना। अब ये पता चला आप रेगिस्तान में हो और आप बैलगाड़ी में चल रहे हो, तो रेगिस्तान में हो तो आपको ऊँट का सवारी करना पड़ेगा ना कि बैलगाड़ी का। ठीक है। आप तो वही चीज़ है कि आपको जैसा डाटा दिया रहेगा उससे अप्रोच आपको चलना पड़ेगा। ठीक है। और आपको जो है ना ये टाइम पे प्रैक्टिस कहाँ करना पड़ेगा, फिर आपको मॉक्स देने पड़ेंगे। ठीक है। मॉक्स देने पड़ेंगे, आपको सेक्शनल देने पड़ेंगे, आपको चैप्टर वाइज देने पड़ेंगे। फिर भी उसके बाद आपका वो इम्प्रूव हो जाएगा। ठीक है। तो यहाँ से इम्प्रूव कर लोगे। और फिर भी बोलोगे यार नहीं मुझे और प्रेशर लेना है, तो फिर क्या करोगे, मॉक टेस्ट का या फिर जो सेक्शनल का आप उसमें से 2 4 मिनट बर्बाद करके, फिर मान लीजिए 1 घंटा का मॉक टेस्ट है तो आप 5 मिनट बर्बाद कर दिए, 55 मिनट दिए, तो इसे आप प्रेशर झेल सकते हो। वो तो बात हुआ प्री का। अब बात किया CHSL और CGL मेंस में क्या किया जाए। ठीक है। तो CGL और CHSL मेंस की बात यदि किया जाए तो देखिए अब पिछले 2 सालों में जो है कि SSC का पैटर्न क्या रहा है। तो यदि आप नया पैटर्न को देखोगे कि CGL मेंस और प्री में क्या अंतर है, देखिए प्री और मेंस का सिलेबस में ना पूरा भास्ट अंतर आ गया है। अब पहले था, पहले भी था बट हाँ अब भी, अब क्या हुआ कि मेंस का ना सिलेबस हल्का हो गया, पहले से हल्का हो गया। आपको क्या है कि मेंस में आपको क्या चेक कर रहा है पता है, वो आपका पेशेंस चेक कर रहा है कि आप में कितनी मतलब धैर्य है और कितने आप धीरज है, कितने आप शांत हो, कितने आप काम हो। जो इंसान जितना ज़्यादा काम है, जो इंसान जितना ज़्यादा शांत है ना, उसका मेंस उतने ही बेहतर जाएगा, क्योंकि वो कुछ ऐसे पूछ ही नहीं रहे हैं जिसमें आपको मतलब किसी स्किल की ज़रूरत हो। वो बस आपका बेसिक नॉलेज चेक कर रहे हैं। आपके पास एम्पल टाइम होता है, आपके पास इनफ टाइम होता है। कोई भी बच्चा मतलब ऐसे नहीं होता है मतलब कि जिसको मतलब टाइम की कमी हो रहा है, जो मतलब पढ़ के गया हो। यदि किसी ने मुंह ही नहीं देखा है किताब का, अब डायरेक्ट मतलब एग्जाम हॉल में मुंह दिखावनी कर रहा है, तो फिर उसका बात अलग है। लेकिन यदि कोई सीरियस बंदा है जो एग्जाम मतलब प्री निकाल के जा रहा है, और तो उसके लिए ये नहीं होगा इस ऐसे मतलब जैसे मेंस का क्वेश्चन पूछ रहा है कि मतलब उसका समय ना बचे। हाँ, वो यही हो सकता है कि वो प्रेशर में आके मतलब जल्दबाजी कर बैठे और जो आसान सा क्वेश्चन हो उसमें मिस कैलकुलेशन कर बैठे। ये तरह तरह की बातें होगी। तो इस प्रकार से वो अपना समय वेस्ट कर सकता है। तो यहाँ क्या है कि अब जो क्वेश्चन आ रहा है ना, वो क्या है कि आप सिली मिस्टेक से कितना बचो, मतलब आप कितना मतलब तनाव मुक्त तरीके से आप एग्ज़ाम दो। ठीक है। तनाव मुक्त तरीके से आप कितना एग्ज़ाम दे सकते हो, कितना आप प्रेशर हैंडल कर सकते हो, कितना आप कूल रह सकते हो, कितना आप काम रह सकते हो, यही आपके एग्ज़ाम में आप काम आ रही है। जो भी बच्चा ये चीज़ नहीं कर पा रहा है ना, वो सिली मिस्टेक करके फिर अपना पैर पे खुद कुल्हाड़ी मार रहा है। इस बार सीजीएल में कितने ऐसे मतलब डिजर्व कंडीशन मतलब कि कैंडिडेट रह गए जिनका हमसे भी बेहतर बेहतर नॉलेज था, लेकिन ड्यू टू लैक ऑफ पेशेंस या प्रेशर झेल ना पाने की वजह से वो सिली मिस्टेक कर गए और उसकी वजह से वो थोड़ा पीछे रह गए। तो बस ये यही चेक कर रहा है। तो इसमें क्या चाहिए, देखो टाइम प्रेशर कुछ भी नहीं है। जैसे आप क्वेश्चन पूछ रहा है, कोई जो है ना वो पैनिक हो गया, कोई ओवर थिंकिंग कर गया, कोई डर गया, तो यही चीज़ आपको मतलब सिलेक्शन लेने से बाधा आ रही है। यदि देखा जाए पिछले 2 साल का,
ठीक है। और क्वेश्चन जो पूछ रहा है ना, जस्ट बेसिक नॉलेज, 10th क्लास तक का जस्ट बेसिक नॉलेज पूछ रहा है, इससे ज़्यादा आपको कुछ नहीं, कुछ भी नहीं चाहिए। अब ठीक है भाई, अब कंटेंट कहाँ से मंगाया जाए? देखिए मैं क्या करता था, मैंने ये कर लिया था कि सबसे पहले तो मैं पीवाईपी किया, ठीक है। सबसे पहले मैं पीवाईपी किया, ठीक है। अब पीवाईपी से जो भी क्वेश्चन मुझे लगा कि नहीं यार ये हार्ड है, ये हार्ड है, ये हार्ड है, मैं 2 बुक फॉलो किया, ठीक है। एक आर एस अग्रवाल का ऑब्जेक्टिव मैथ, ठीक है, एस चंद का, और एक पीवाईपी, ये 2 ही बुक मेरे पास थे। नहीं, एक और बुक था, वो था अरिहंत का। 3 बुक थे मेरे पास, अरिहंत का जो है ना क्वांटम कैट। तो मेरे पास 3 बुक थे, पीवाईपी, आर एस अग्रवाल और क्वांटम कैट। क्वांटम कैट थे, जो है क्वांटम कैट, वो आर एस अरिहंत का है। तो मैं किसी को भी ये सजेस्ट नहीं करूँगा कि आप क्वांटम कैट लेके आप प्रैक्टिस करने बैठ जाओ। क्वांटम कैट में इसीलिए लिया था कि क्वांटम कैट में क्या है कि जो बेसिक जो नॉलेज है, ठीक है, इसका जो पहला लेवल का जो एक्सरसाइज है उसमें क्या है कि 10th क्लास तक के जितने भी बेसिक नॉलेज है ना, वो आपको एकदम एक ही जगह पे सारा समरी मिल जाएगा। तो ये जो एसएससी पूछ रहा है 10th तक का नॉलेज ना, वो आपको आराम से एक बुक में मिलेगा, वो है क्वांटम कैट का, हाँ, अरिहंत का क्वांटम कैट। यदि आप ये ले लेते हो तो आपका ये जितना भी कॉन्सेप्ट है ना 10 लेवल का, सारे एक साथ आपको मिल जाएंगे विथ प्रोबेबिलिटी। इससे बाहर का कोई भी कॉन्सेप्ट नहीं आने वाला है। तो कॉन्सेप्ट का जो चीज़ है, तो आप कॉन्सेप्ट जो है, जितनी भी कॉन्सेप्ट वाली बातें हैं, कॉन्सेप्ट इवन मतलब प्रोबेबिलिटी सहित कॉन्सेप्ट कॉन्सेप्ट आप ले सकते हो मेंस के लिए आप क्वांटम कैट से, ठीक है। मैं ये नहीं सजेस्ट करूँगा कि आप ये बुक खरीद लो, क्योंकि ये बुक महंगा भी आता है, बहुत मोटा भी आता है, आप पढ़ नहीं पाओगे। आप ऑनलाइन बहुत सारा पीडीएफ अवेलेबल रहता है, आप वहाँ से नोट बना सकते हो इसका, या फिर मेरे पास तो कंटेंट है ही, मैं तो वो आपको दूंगा ही। और यदि आपको लगता है कि नहीं यार मैं खुद से करूँगा, तो आप वहाँ से कर सकते हो, ठीक है। और मैं तो दे ही दूंगा इसका सार, जो भी है, जितना भी नीडेड है मैं उतना ही दूंगा। यदि मेरे पास लोगे तो आपको ना तो ज़्यादा मेहनत करना पड़ेगी, ना ही आप अनवांटेड चीज़ें लोगे, ठीक है। यदि आपके पास है एबिलिटी तो आप जाओ, मैं सजेस्ट करूँगा कि आप जाओ, क्योंकि खुद जाना ज़्यादा बेटर होता है। और आर एस अग्रवाल का जो ये एस चंद का जो बुक है, इसका क्या क्वालिटी है मैं बताता हूँ। क्वांटम कैट का तो मैंने बता दिया कि क्वांटम कैट मैंने क्यों चूज किया, आर एस अग्रवाल क्यों चूज किया। आर एस अग्रवाल का ये जो बुक है ना, तो इसमें क्या है कि ऑल दी मतलब जितने भी कम्पिटिटिव एग्जाम्स होते हैं उनके मतलब जितने भी मोस्ट, ठीक है, मोस्ट इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट, ठीक है, कॉन्सेप्ट्स, और जितने भी मतलब क्वेश्चंस है ना जो इम्पोर्टेंट वो मतलब वेरी कंसाइज वे में, जैसे आपका नोट्स है ना बना, अब समझ लो ये बना बनाया एक नोट्स है। आपको कम से कम क्वेश्चन में आपको ये सारा कॉन्सेप्ट का रिवीजन करा देता है ये बुक, आर एस अग्रवाल का ये जो एस चंद का बुक है। ये मतलब कम से कम आप यूं कहें कि आप 15 दिन में पूरा बुक रिवाइज कर सकते हैं, 15 दिन में पूरा कॉन्सेप्ट आपका रिवीजन हो जाएगा। अभी 2-2 घंटा भी आप इसको देते हैं ना, तो 15 दिन में आपका पूरा बुक कंप्लीट हो जाएगा, 15 दिन भी नहीं लगेगा। वहीं आप एक बार यदि आप पीवाईपी उठा के यदि आप प्रैक्टिस करोगे ना, तो आपको 2 महीना लगेगा बुक पूरा होते होते ही। पता चला पहला जो पढ़ा था, जब पहला से दूसरा आते मतलब किताब बंद करते आपको ये पता चलेगा कि मैंने क्या पढ़ा था, वो आप भूल जाओगे। लेकिन इसका ये क्वालिटी है कि आप हर 15 दिन में आपका कॉन्सेप्ट मतलब पूरा बुक रिवाइज कर सकते हो। उसके वजह से क्या होता है कि सारे कॉन्सेप्ट और सारे क्वेश्चन आपके दिमाग में मंडरा रहे होते हैं। जब भी आपके दिमाग आप कोई क्वेश्चन देखते हैं तो आपका उस क्वेश्चन के प्रति आपका रिएक्शन आसमान में चमकती हुई मेघ गर्जन की तरह मतलब कौंधती है। तो वही चीज़ है कि मैंने इसीलिए इसे चुना। मैंने एक चीज़ फेस किया यार, मैंने सारा कुछ कर लिया, सब कॉन्सेप्ट भी आ गया यार, जब मैं पीवाईपी रिवीजन करने बैठ रहा हूँ ना बहुत ज़्यादा समय लग रहा है। जब मैं किताब अंत कर रहा हूँ तब तक साला मैं सारा कॉन्सेप्ट ही भूल जा रहा हूँ। तो तब मैंने यार किया कि मैं करूँ तो करूँ क्या। फिर उसके बाद मेरे हाथ लगा ये बुक। जब ये बुक मेरे आस एक बार मिला ना, फिर उसके बाद तो क्या ही था, गाड़ी चल पड़ी अपनी। आपको इस बुक से भी सारा चैप्टर नहीं करना है, आपको पीवाईपी से भी सारा चैप्टर नहीं करना है, और आपको
क्या कहते हैं, अरिहंत से भी सारा चैप्टर नहीं करना है आपको। इन तीनों में से आपको ये देखना है कि अरिहंत में कौन सा रिलेटेड है, आपको आर एस अग्रवाल में कौन सा रिलेटेड है, और आपका जो है पीवाईपी में कौन सा रिलेटेड है। बस ये चीज़ें आपको इस तीनों बुक से यदि आप कर लोगे ना, तो इससे बाहर आपको जाने का कोई ज़रूरत नहीं है, कोई ज़रूरत नहीं है, कोई ज़रूरत नहीं है। किसी भी बुक से सब कुछ करने का ज़रूरत नहीं है। आप कॉन्सेप्ट लो क्वांटम कैट से, प्रैक्टिस करो आर एस अग्रवाल से, और इनमें जो भी क्वेश्चन नहीं है और जो मेंस से रिलेटेड हैं वो करो पीवाईपी से। आप इतना यदि करते हो तो इससे बाहर कुछ भी एसएससी में नहीं पूछेगा, और आपका बाल भी बांका नहीं होगा। इतना कर लेते हो तो आपकी मैदान फिर आपकी कदम चूमेगी, ठीक है ना। और सेलेक्टेड चैप्टर्स करना है, लास्ट के कुछ चैप्टर तो करने भी नहीं है, बीच के भी कुछ कुछ वैसे हैं जो मतलब पूछे नहीं जाते हैं। क्योंकि देखिए आप कोई भी बुक ले लीजिए ना, कोई भी बुक ले लीजिए, वो परफेक्ट कभी नहीं हो सकता यार, कभी परफेक्ट नहीं हो सकता है। आप किसी भी पब्लिकेशन का बुक ले लीजिए, आप किसी का क्लास नोट्स ही क्यों ना ले लीजिए, वो परफेक्ट नहीं हो सकता है। तो इसीलिए इसके अलावा आप क्या करेंगे, ठीक है। अच्छा ये तो मैंने बता ही दिया। पीवाईपी से सेलेक्टेड चैप्टर करना है। जैसे पीवाईपी से आप क्या लोगे, ट्रिगो लोगे क्योंकि ये उन दोनों में नहीं है, ज्योमेट्री लोगे, ठीक है, अवरेज लोगे, मिक्सचर लोगे, साझेदारी लोगे। बस इतना भी चैप्टर आप ले लिए तो मेंस के लिए काफ़ी है। पीवाईपी से इतना ही चैप्टर लेना है, बाकी जितने भी चैप्टर हैं उन्हें आप छोड़ दो मेंस के लिए। अब प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन यदि आपको चाहिए तो क्वांटम कैट में सारा कुछ है, ठीक है। पीवाईपी यदि प्रोबेबिलिटी करना है एसएससी सीजीएल मेंस के लिए, सीजीएल मेंस के लिए, तो आप क्वांटम कैट से कर लो। बाकी मैं क्वेश्चन अपने मेरे टेलीग्राम चैनल में दे दूंगा। मैं टेलीग्राम चैनल का लिंक मेरे यूट्यूब चैनल में दे दूंगा, आप उससे जुड़ जाइएगा। मैं ये जो है ना इन पीडीएफ को मैं आपको शेयर कर दूंगा। ये जो प्रोबेबिलिटी का हुआ, चाहे किसी भी मतलब हर चीज़ को मैं आपको मेरे टेलीग्राम चैनल में मैं शेयर कर दूंगा। वो भी परदुम महतो के नाम से ही है, ठीक है। क्या नाम है, परदुम महतो। एक बार मैं लिख देता हूँ, परदुम महतो, ठीक है। सारा बेसिक कॉन्सेप्ट 10 तक का क्वांटम कैट, बस ये तो मैं प्रोवाइड कर दूंगा। फॉर्मूला भी मैं कर दूंगा। इसके बाद आपको क्या करना है, ये फॉर्मूला का क्या है, तो डेली आपको कम से कम मतलब 15 मिनट 20 मिनट आपको फॉर्मूला रिवाइज करना ही करना है, चाहे किसी भी दिन हो। देखिए आधा घंटा यदि कर सके तो आधा घंटा फॉर्मूला रिवाइज करो और 10 मिनट कैलकुलेशन करो। देखो आजकल जो एसएससी एग्जाम में क्वेश्चन पूछ रहा है ना, उसमें कैलकुलेशन में इतना रोल नहीं है। यदि आप कैलकुलेशन आपका मतलब नॉर्मल भी है ना, यदि आप नॉर्मल है तो आपको कोई दिक्कत नहीं आने वाली है। हाँ लेकिन यदि आप करते हो तो आपके लिए हमेशा एज रहेगा, आप हमेशा एज रहेगा। आप यदि कोई भी स्किल सीखते हो तो अभी आप उससे कभी नुकसान नहीं होता है। तो आप क्या करना कि मतलब डेली आधा घंटा फॉर्मूला रिविजन करना, उन फॉर्मूलों को जो मोस्ट रिपीटेड है वो मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगा। और यदि आप खुद बनाने में सक्षम हैं तो बना लीजिए, मुझे कोई उसमें बहुत अच्छी बात है वो तो, ठीक है, मैं प्रोवाइड कर दूंगा। रिवाइज डेली आधा घंटा करना है। कैलकुलेशन के लिए आप 10 से 15 मिनट निकाल लो, 10 से 15 मिनट डेली, इतना काफ़ी है। इतना भी आप कर लेते हो तो काफ़ी है, ठीक है। ये तो मैं बता ही दिया। जो वर्किंग है 2 घंटा तो कम से कम प्रैक्टिस करना ही है, और जो नॉन वर्किंग है उनको ये चीज़ ध्यान रखना है कि वो 3 घंटा से ज़्यादा प्रैक्टिस ना हो पाए। मॉक आप 50% पैटर्न हो गया तो भी लगा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। एनी प्रॉब्लम, ठीक है, यदि कोई भी प्रॉब्लम होता है सब कुछ करने के बाद, तो आप जाओ यूट्यूब पे जाओ और उस पार्टिकुलर वीडियो को आप सर्च करो, उस पार्टिकुलर जहाँ आपको समस्या आ रहा है आप उसको सर्च करो, ठीक है। फिर उसके बाद उसी को करो। ये नहीं कि आप यूट्यूब में मतलब जाके बैठ गए हो और पूरा मतलब ये कर रहे हो, वो कर रहे हो, ये सर्च कर रहे हो, वो सर्च कर रहे हो, वैसे नहीं करना है। यूट्यूब के यूज स्मार्ट तरीके से करना है। वो कैसे, आपका जो समस्या है आप वहाँ तक गए, उसका समाधान देके मोबाइल रख दिया, बस। ये नहीं कि हाँ मैं मोबाइल तो उठाया, मुझे मोबाइल उठाया न, मुझे ये देखना था, पता चला मोबाइल में कुछ और दिखा, मैं उसको लिंक करते चला गया, वहीं स्क्रॉल करते करते पता चला मेरा पढ़ने का टाइम ही ख़त्म हो गया। तो ऐसा नहीं करना है। या फिर मैंने मोबाइल खोला, किसी का स्ट्रेटजी वीडियो आ गया, जैसे मेरा ही अभी मैं डाल रहा हूँ, किसी का कुछ और आ गया, किसी का कुछ और, वो सब भटकना नहीं है। आपको जो चाहिए
मैं ये नहीं कर रहा हूँ मेरा वीडियो देखो, आपको यदि जरूरत नहीं है तो मत देखो यार, मत देखो मेरा वीडियो। यदि जरूरत नहीं है तो क्यों देखोगे? अपना समय, आपका समय महत्वपूर्ण है, जिसको जरूरत होगा वो देखेगा, सिंपल सी बात है। रिवाइज, मॉक को कोई मतलब वही है, मॉक कोई चैप्टर से नहीं बन रहा है, ठीक है, तो ये तो मैं बता ही दिया। तो चलिए दोस्तों, यही था। यदि इसमें आपको कोई भी डाउट रहा तो फिर कमेंट कीजिए, मैं जरूर आपको वो दूर करने की कोशिश करूँगा। धन्यवाद।